तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। पेन मार्कर कहाँ है? ठीक है, ठीक है। 25 तक हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे से देखते हैं, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर से कह रहा है द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विल बी। अब ये फिगर देखिए और रीडिंग बताइए, क्या रीडिंग होगी? ट्राई करो। दिखाई नहीं दे रहा है, ये फिगर दिखाई नहीं दे रहा। नंबर नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुक जाओ, बड़ा करते हैं। अरे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखो, शायद दिख रहा होगा। दिख रहा है? 100 है दोनों साइड पे। क्या नंबर दिख रहा है बताइए, क्या रीडिंग होगी? 200 कहाँ से जाएगी? देखो, ये 100 न्यूटन का जो इधर फोर्स लग रहा है, इसको इधर टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, है ना? और इसको भी इधर टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। जितना भी टेंशन होता है वो उतनी ही रीडिंग ये शो करेगा। टेंशन किसके बराबर होता है? टेंशन तो उसी के बराबर होगा ना जितना 100 उधर लग रहा है फोर्स। टेंशन तो इक्वली होगा ना। तो फिर तो ये इस पूरी स्प्रिंग में टेंशन बनी रहे, इसके लिए ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इधर वाला जो 100 न्यूटन है वो भी तो हेल्प कर रहा होगा ना इस वाले की, और इसके लिए ऐसा बोल सकते हैं कि ये उसकी हेल्प कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। तो रीडिंग कितनी दिखानी चाहिए अल्टीमेटली? 0 क्यों दिखानी चाहिए? रीडिंग उतनी दिखाएगा जितनी इसके अंदर टेंशन जा रही होगी। टेंशन कितनी जा रही होगी? इधर से भी 100 ही टेंशन है और इधर से देखो तो भी 100 है, तो अल्टीमेटली 100 ही तो रहेगी। तो रीडिंग तो वो 100 ही शो करेगा दोनों साइड से। हाँ, मान लो अगर इधर 100 की जगह 0 होता तो टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि ये 100 भी रिस्पॉन्सिबल है ना इसको उतना ही अमाउंट से खींचने के लिए। ये समझने वाली चीज है कि इसमें बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होके या तो ऑप्शन में 200 लगा देते हैं उठा के, या 0 लगा देते हैं उठा के। 0 तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, टेंशन है इसके अंदर। ठीक, 200 नहीं होगा, 100 होगा। चलिए, आसान था क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, क्या होता एक साइड पे? अगर फिर से बोलो। एक, तब हम रिजल्टेंट निकालते, तब अलग हो जाता क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल, तब जैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है वैसे निकालते। हाँ, जैसे वो मतलब क्वेश्चन इस तरह का भी दे सकता है ना बना के, पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे इन्होंने ही बोला, तो वो इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है। ऐसे बीच में मान लीजिए ये स्प्रिंग है और एक साइड पे 2 kg है, दूसरे साइड पे 3 kg है। अब ये केजी में दे रखा है, उसको मीटर न्यूटन में कन्वर्ट करके और फिर हम रिजल्टेंट निकालते, और फिर वो रिजल्टेंट जितना आया वो टेंशन होती बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन वन कैन होल्ड अ बॉडी ऑफ मास अबाउट। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिक है, कॉन्सेप्चुअल है। आपको पता होना चाहिए ये 1 न्यूटन का जो फोर्स दिया हुआ है, जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो आप एक्चुअली कितना मास उठा रहे होते हैं। हाँ, देखो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो सब लोग। देखो फॉर्मूला ये होता है ना वेट का, बोलो, ये तो सबको जानते हैं सब लोग, है ना? और यहाँ पे इन्होंने कितना दे रखा है? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन है मान लो। अगर ये 1 न्यूटन है तो आपसे पूछना है आप कितना मास उठा रहे हो। जी को आप मान लो 10। जी कितना है? 10। अच्छा, अगर 1 न्यूटन को आप सीजीएस यूनिट में चेंज करोगे, लाओगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा छोड़ो, मास यहां से कितना आया? 1/10 आया ना? 1/10 kg हुआ ना? बोलो। अरे केजी में तो आएगा अगर ये न्यूटन में है। अच्छा, केजी में है तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? mg तो मैच नहीं कर रहा है। 100 mg तो बहुत छोटा हो गया है, तो 1/10 kg है। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 10 ग्राम, यानी 100 ग्राम। 100 ग्राम का कोई ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आई? तो अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो आप कितना मास उठा रहे होंगे 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर एक्चुअली?
100 ग्राम का। बोलो समझ में आया? हाँ, तो ऐसे निकालेंगे, बेसिक्स यही है निकालने का। अब वो क्वेश्चन को घुमा दे, कैसा भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यही फॉर्मूला लगाइए और यहां से आप निकालते चले जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, क्या रिकॉर्डिंग ऑन है ना? देखो, हाँ ठीक है। अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। इफ सेम फोर्स एक्ट्स on a body of mass 1.5 kg the acceleration produced in it is। देखो ये क्वेश्चन नहीं मुश्किल है, लेकिन इसकी अप्रोच आपकी सही होनी बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखो यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं आपको। फोर्स है, एक फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, बोलिए। फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। और फोर्स और मास में क्या रिलेशन होता है? ये भी डायरेक्ट होता है। और मास और एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होता है। बोलो ये तीनों पता है? हाँ। अब यहाँ पे किसका किसका रिलेशन है? एक्सेलरेशन और मास का, है ना। फोर्स तो अलग हो गया, फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो दो चीजें दे रखी हैं, एक्सेलरेशन और मास। कह रहा है अगर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है कोई फोर्स, और बॉडी है जिसका मास है 3 kg, तो अब अगर वही फोर्स अगर आप लगा रहे हैं, अगर आपने फोर्स कांस्टेंट कर दिया है, तो अब ये वाला रिलेशन लगेगा। और ये वाला इनवर्स रिलेशन है भाई। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 3 kg का जो मास है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मास आधा कर दें तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। बोलो इनवर्स रिलेशन है ना। अगर आप मास, हाँ, मास हाफ करेंगे एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। देखो ओरल लग जाएगा ये क्वेश्चन। कितना आंसर आना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड। हाँ बिल्कुल। आपने मास को 1.5 कर दिया तो एक्सेलरेशन जो पहले आधा था वो अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आ गया ना? तो ये ओरली लगाना था क्वेश्चन, ये कुछ नहीं था। अगर आपको ये सब रिलेशन अच्छे से पता है। एनटीएससी में क्वेश्चंस, एनटीएससी स्टेज 1 में स्पेशली, अरे हाँ, एनटीएससी के ऊपर एक अपडेट भी आई हुई है उसके नए नोटिफिकेशन को लेकर। देखो हम कल शायद इसके ऊपर एक सेशन रखेंगे, उसमें फिर अच्छे से अपडेट कर देंगे कि क्या क्या हुआ है। हो सकता है स्टेज 2 का वो बदलने वाला है, आपका जो पैटर्न है स्टेज 2 का पैटर्न बदलने जा रहे हैं वो लोग। कुछ क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये कल वाले सेशन में डिस्कस करते हैं। तो एनटीएससी में हम ये कह रहे थे कि एनटीएससी में क्या होता है और इसीलिए डिले हुआ है, पता है? अभी जो नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, अब तक आ जाता था नोटिफिकेशन। नवंबर एंड में जो एग्जाम होना था, मतलब होता है नॉर्मली, उसका नोटिफिकेशन सितंबर फर्स्ट वीक में आ जाता है या अगस्त लास्ट में ही आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं और इसकी वजह से एग्जाम आपका हो सकता है दिसंबर एंड में चला जाए, या हो सकता है आईजेएसओ और एनएससीजेएस के साथ उसमें हो जाए आपका जनवरी में। उनका तो जनवरी में होगा, डिसाइड हो गया है। तो ये भी हो सकता है एनटीएससी भी आपका उन एग्जाम्स के साथ में जनवरी में ही चला जाए। तो जो भी कुछ होगा ये अभी बहुत जल्दी हो सकता है सितंबर में ही क्लियर हो जाएगा जैसा भी होगा। लेकिन हाँ, कुछ चेंज तो करने वाले हैं, कितना करेंगे सब चीज़ें बाद में पता चलेंगी। तो एनटीएससी में क्या होता है कि क्वेश्चंस का स्टेज 1 में लेवल क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होता है, लेकिन वो ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत बेसिक चीज़ें आपसे टेस्ट करेंगे, जिन चीज़ों की तरफ हो सकता है नॉर्मली बच्चे ध्यान ना दे रहे हो, क्योंकि बच्चों का ध्यान उन क्वेश्चंस पे या उन टॉपिक्स पे ज़्यादा जाता है जिससे स्कूल में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। स्कूल वाले जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। जैसे भी हमने पीछे 1 न्यूटन वाला जो क्वेश्चन कराया आपको, ये यहाँ पे देखिए, वो उसी जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको मॉडिफाई करते हुए, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में इसमें 3-4 लॉ लिखवाए थे, याद है भाई? F = ma लिखवाया था, फिर मोमेंटम वाला लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट वाला लिखवाया था। तो उससे ही मॉडिफाई करते करते जितने लॉज, जितने नए फॉर्मूले बनते हैं उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं इस चैप्टर से, जो लॉज ऑफ मोशन है। तो उसको बारीकी से देखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सर वो याद करना है जिससे रिलेशन एक की जल्दी निकाल दो सर। एक तो वो है फॉर्मूला F = फिर सर आपने अदर कौन से रिलेशन, तो सर वो कैसे, क्या जल्दी अभी जो पिछले क्वेश्चन किया उसका पूछ रहे हो? यस सर। उस जल्दी कैसे निकाला ये पूछ रहे हो? जल्दी ऐसे निकाला कि जैसे इन्होंने पहले दे रखा था हमें कि अगर किसी बॉडी पे, कोई बॉडी है उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रहा है और वो बॉडी है कितने केजी की? 3 kg की,
और उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाता है, अगर इस 3 kg पे एक फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये कह रहे हैं अगर बॉडी का मास हाफ कर दिया जाए, 1.5 कर दिया जाए, फोर्स हम सेम लगाएंगे, तो अगर मास हाफ कर दिया जाए तो बताइए एक्सेलरेशन पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हमको मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पता है तो हम ओरल लगा लेंगे कि अगर दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है तो एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, है ना, भाई ये रिलेशन होता है ना इनवर्स दोनों में। तो इन्होंने क्या किया, मास को हाफ कर दिया। आप सोचो मास को हाफ किया तो एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना, एक को कम करने से दूसरा बढ़ता है। तो अगर हमको ये रिलेशन पता है तो ये वाले क्वेश्चन हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ नहीं। क्वेश्चन को देखा आपने और आपने देखा कि अच्छा 3 kg को आपने 1.5 कर दिया, यानी आधा कर दिया, इसका मतलब है एक्सेलरेशन को डबल होना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सेलरेशन डबल आएगा आपका, तो कितना आना चाहिए डबल का मतलब, 0.5 का डबल कितना होता है, 1 होता है ना। अब समझ में आया। तो ऐसे हम फॉर्मूला अगर हमें अच्छे से आते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को खाली देखकर बगैर पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए, चलें आगे। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड एंड एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आया। एक ब्लॉक है मेटल का, ठीक है, एक मेटल का ब्लॉक है और उसका कितना वेट है 2 kg, और उसको एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे आपने रख रखा है। उस पे आपने जेट स्ट्रीम, यानी यहाँ पे पानी उसके ऊपर आप इस तरह से डाल रहे हैं, और वो जो जेट है वो पानी जो रिलीज कर रहा है उसका रेट दे रखा है आपको। कितना रेट है, जो रिलीजिंग रेट है वो 1 kg पर सेकंड के हिसाब से पानी रिलीज कर रहा है, हर सेकंड 1 किलो पानी वो फेंक रहा है। क्लियर। एंड एट अ स्पीड भी दे रखी है उसकी, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इस तरह से देखें, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक देखकर पूछ रहा है, तो आप मुझे सबसे पहले कितना आ रहा है 2.5 आ गया। चलिए देखते हैं अभी। अच्छा, हमें एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला कौन सा पता है, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या पता है, एक्सेलरेशन के लिए हमें ये पता है ना फॉर्मूला, F = m है, बोलो। हाँ, यही फॉर्मूला पता है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन किसका निकालना है, ब्लॉक का, ये वाले ब्लॉक का ना। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको मास और फोर्स दोनों पता होना चाहिए। इस पे जो लग रहा है, मास तो पता है 2 kg का है, फोर्स पता है क्या, ये जो जेट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स पता है क्या, नहीं पता है। भाई ये जब पानी इस ब्लॉक पे पड़ेगा तो ब्लॉक आगे जाएगा नहीं जाएगा, बोलो। हाँ, तो उससे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो निकालने के लिए आपको फोर्स पता करना पड़ेगा, पानी कितना फोर्स लगा रहा है। अब पानी का फोर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला और क्या है बताइए। अब देखिए, पानी कितना फोर्स लगा रहा है ये भी F = ma से निकलेगा, लेकिन A तो पता नहीं है आपको यहाँ पे, है ना। क्या क्या पता है बताइए। अब A की जगह हम क्या रख सकते हैं, A की जगह हम ये तो रख सकते हैं ना, V - U/T वाला फॉर्मूला तो रख सकते हैं। फोर्स निकालने के लिए पानी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना चाहते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज, क्या M पता है हमें, M और T दोनों एक साथ दे रखे हैं। कहां दे रखे हैं बताओ, ये देखो kg पर सेकेंड वाला, हाँ 1 kg पर सेकेंड। तो M और T की जगह आप 1 रख दीजिए, M/T की जगह। V आपको दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। स्टार्टिंग में U जो है वो रेस्ट है, ये देखिए लिखा है। तो स्टार्टिंग में अगर रेस्ट मान ले तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 न्यूटन आ गया ना यहाँ से फोर्स। फोर्स निकल आया आपके पास 5 न्यूटन, फोर्स निकल आया। मास आपको पता है 2 kg का, बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा। हाँ, A = हो जाएगा F, यानी 5 और 2 kg का है तो ये हो जाएगा 2.5। क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया। तो आसान है, फॉर्मूला पता हो हमको सही से कैसे अप्रोच करनी है तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स द बैट विद अ स्पीड v एंड गोज बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 2v। इफ बॉल वाज इन कांटेक्ट फॉर t टाइम देन फोर्स अप्लाइड बाय द बैट। ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बॉल है, वो बैट पे आके लगती है, ये बॉल है, ये इधर से इधर आई, कितनी स्पीड से चल रही है बताइए, v से, ठीक है। v से चल रही है और बैट पे आके टकराती है और टकरा के फिर इस डायरेक्शन में चलने लगती है, कितने से, 2v से, है ना, यही बोल रहा है, बोलो। अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड 2v। अब कह रहा है अगर बॉल और बैट के बीच जो कांटेक्ट हुआ है वो अगर कितने टाइम के लिए हुआ है, t टाइम के लिए हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है फोर्स बताइए। तो आप बताइए, जिसमें ये दोनों वेलोसिटी और टाइम आता हो, फॉर्मूला क्या है फोर्स का,
यही है ना, बोलो, यही तो है फॉर्मूला जिसमें दोनों वेलोसिटीज आती हैं, इनिशियल फाइनल और टाइम और मास। तो मास तो m दे रखा है, वेलोसिटी ये कितनी है इनिशियल, तो इनिशियल 2v है, तो यहाँ पे v हो जाएगी। अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितनी है बताइए, फाइनल वेलोसिटी है 2v, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको यहाँ कैसे लेनी पड़ेगी, -2v। ठीक है, वेलोसिटी को तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो सोचो ये वाली तो नेगेटिव लेंगे ना आप, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो फाइनल को आपको -2v लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टाइम, तो कितना आ गया, माइनस का 3mv डिवाइडेड बाई t। तो माइनस आपको पता है फोर्स क्या दिखाता है, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस लगा है तो वो क्या दिखाता है, वो उसके मैग्नीट्यूड में कुछ ऐड नहीं करता, वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है। हाँ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम कौन सा आंसर लेंगे, ये वाला, माइनस छोड़ दीजिए आप, 3mv अपॉन t, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका। तो आसान था क्वेश्चन, बस खाली वेलोसिटीज की डायरेक्शन को सही रखना था। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर क्या कर बैठेंगे आप 2v से v माइनस कर देंगे, और अगर ऐसा कर दिया आपने तो आंसर फिर आपका कौन सा मैच कर जाएगा बताओ, mv बाई t वाला। तो इसमें ये बच्चे गलती कर सकते हैं कि आंसर, कुछ बच्चों का आंसर ये वाला आ सकता है, जो कि गलत है। अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं लेंगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इतना क्लियर है, आगे चलें, बोलो किसी को डाउट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन 31, a force of 10 Newton starts acting on a body of mass 5 kg at rest, its velocity after 5 सेकंड। बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, रेस्ट पे था, वही फॉर्मूला फिर लगाना है आपको। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, मास कितना है 5 kg है, v माइनस यू क्या पूछ रहा है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है, u 0 है, टाइम 5 सेकंड, कितना आ गया देखो, रखो। तो ऑप्शन है 10 ठीक है, समझ में आया ना, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला लगाया। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस में डिवाइड कर दिया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा, 2v, क्या माइनस है, एंड में माइनस डिवाइड है तो सर माइनस, ये एंड वाला माइनस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के आगे जब माइनस लगा होता है तो वो उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा होता है, ठीक है, वो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ माइनस लगा, अगर स्केलर के साथ लगा है तो उसके मैग्नीट्यूड में ऐड हो जाएगा वो, लेकिन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर माइनस लगा, जैसे यहाँ वेलोसिटी को -2v ले लिया है, तो वो उसके मैग्नीट्यूड को नहीं, क्या दिखा रहा है ये कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, फाइनल वेलोसिटी जो है। तो ऐसे ही जो ये फोर्स का जो माइनस है, ये माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो लेकिन आपको जो आंसर चूज करना है वो माइनस को छोड़ के देखना है, माइनस आंसर में नहीं लिखा जाएगा, उसमें कोई जरूरत नहीं है उसकी, ये समझा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ 1/9, देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा कई लोगों को। देखो सबसे पहली चीज, ये डाइन कहाँ से आया, क्या होता है आपको पता है ना, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। हाँ, अच्छा यहाँ से हम 1 डाइन अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 10⁻, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। एक चीज तो कंफर्म हो गई ना, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता। थर्ड वाले को करेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, थर्ड वाले को चेक करते हैं। हम सब जानते हैं एक और फार्मूला W = mg वाला, बोलो जानते हैं ना, अरे हाँ, W = mg वाला जो फॉर्मूला हम जानते हैं, उसमें हम क्या क्या रख सकते हैं बताइए, 1 डाइन को हम और कैसे निकाल सकते हैं, बताएगा कोई, 1 डाइन का और क्या फॉर्मूला बन सकता है, अरे भाई W की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, अगर ये फोर्स रखते हैं तो यहाँ पे 10⁵ डाइन रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो यहां से जरा बनाओ, एक डाइन का क्या निकल के आएगा, जल्दी से सभी लोग, क्या सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही है या फोर्थ भी सही हो सकता है, इसको चेक करना बहुत जरूरी है।
देखो ये बेसिक्स चीजें हैं, कितनी आसान है, देखो ध्यान से। मास क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, ग्राम में अगर लेना चाहें तो मास को अगर हम 1 ग्राम ले लें तो जी को हमें कितना रखना पड़ेगा यहां से, बताइए। 1 ग्राम ऑफ मास के लिए जी कितना रखेंगे हम, 980 होगा, बोलो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम ऑफ मास के लिए जी की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई 1 केजी के लिए 9.8 रखते हैं, 1 केजी के लिए 1 केजी के लिए 9.8 रखते हैं, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद कर लो जिन बच्चों को नहीं पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है। 1 ग्राम ऑफ मास के लिए जी की वैल्यू ये लेंगे हम। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ ले सकते, लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यू लेनी है ना हमको, तो 9.8 को ही लेकर चलो। पता चला ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा, उससे तो क्या फायदा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1000 में कोई ऑप्शन दे नहीं रखा ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास W जो आया वो कितना आ रहा है निकल के, W कितना आ रहा है, W आ रहा है 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। बोलो, आपको पता होना चाहिए ये फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, पता है? फोर्स की सीजीएस यूनिट ये होती है, कितने लोगों को पता है? फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और फोर्स की सीजीएस यूनिट ये होती है। इतना लंबा चौड़ा नाम ना लेना पड़े इसके लिए हमने क्या किया है, हाँ हम डाइन को ले आए, ठीक है, और खतरनाक नाम ले आए हम। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया डाइन से। ये इतने लंबे चौड़े को डाइन बोलते हैं, एक डाइन। सभी लोग ध्यान से सुने, किसको, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डाइन। अब अगर हम यहां से एक डाइन की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, वो वेट के टर्म में आएगी। वेट के टर्म में 1 डाइन की वैल्यू क्या आएगी, बताइए जरा। 1/980 क्या, ग्राम वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम वेट। GMWT या GWT लिखा मिलेगा आपको हर जगह। 1/980 ग्राम वेट, या 981 भी इसलिए वो भी सही है। ये इस तरह से, ये सारे कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। 1 डाइन को अगर ग्राम वेट में कैलकुलेट करना है तो इतना आएगा, ठीक है। एक डाइन किसकी जगह पे लिया गया है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम शॉर्ट में डाइन बोल देते हैं। डाइन है क्या, फोर्स की सीजीएस यूनिट को हम डाइन बोलते हैं। डाइन और न्यूटन के बीच क्या रिश्ता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बोलो, ये सब क्लियर है, समझ में आया ये जो सारा कन्वर्जन? हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, सब इग्नोर करके मत चल रहे होते हैं, यार ये तो सब यूनिट है, क्या करें। ठीक है, चले आगे। कुछ और कोई डाउट? तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ से, 4th? हाँ, जनरली क्या होता है बच्चे, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देंगे और आगे चले जाएंगे। देखो इसमें इसने ऑप्शन में भी आपके साथ खेला है। आगे चलते हैं, 33 क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट बॉल जिसका मास 250 ग्राम है कोलाइड कर रही है एक बैट के साथ, और स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड रिटर्न्स विद द सेम स्पीड विद इन 0.01 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला आप जान गए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जल्दी से निकालिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। भाई एक फॉर्मूला हमारे पास है, v - u/t। बस अगर आपने डायरेक्शन को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया तो आप गलती करेंगे। यहाँ भी डायरेक्शन, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साइन दिया आएगा, और वरना गलत हो जाएगा, 0 ना निकाल लें आप कहीं आंसर। अरे कितना टाइम लग रहा है। हाँ, डायरेक्शन का ध्यान रखा, 250 ग्राम है, 250 ग्राम है, यानी कितना हो जाएगा ये, डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते थे। v फाइनल वेलोसिटी उसी स्पीड से रिटर्न कर रही है, ये बोल रहे हैं ना। अगर आप पहली की स्पीड को आप पॉजिटिव मानते हैं तो सेकंड वाले को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा, और पहले को
जैसा भी मान रहे हैं, तो अगर आप ऐसे मानते हैं 10 + 10 दोनों ऊपर होना ही होना है, अगर आप दोनों माइनस ले लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कितना आएगा 0.01। अब निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1/4, हाँ ये हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 100, ये 500 50 कहाँ आ गया सर दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव 50, हाँ अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, फोर्स के आगे नेगेटिव आएगा तो डायरेक्शन ही शो करेगा ना, मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 50 नहीं आएगा बेटा, 500 आ रहा है यहाँ से, देखो क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती की है क्या कुछ, अगर 50 आ रहा है ठीक है। हाँ ये 250 ग्राम दिया हुआ है। चलिए समझ गए, कोई डाउट, आगे चलें। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस भी किसी का आ रहा है तो अल्टीमेटली फिर वही फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका मैग्नीट्यूड गलत नहीं होगा कभी भी। आप अगर डायरेक्शन को सही से ले रहे हैं तो आपका आंसर, फाइनल आंसर गलत नहीं आएगा बिल्कुल भी। सर मैं समझा नहीं सर, पहले को कोलाइड करने से पहले उसको सारी वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया, फिर सेकंड वाले को नेगेटिव, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। हाँ डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इसलिए लिया। तो ये एक वेलोसिटी है, ये इधर जा रहा है, अगर इसको आपने पॉजिटिव लिया है तो अब जब वो टकरा के वापस इस डायरेक्शन में आएगा तो आपको माइनस लेना पड़ेगा ना, डायरेक्शन तो बदलेगा तो आप डायरेक्शन के साथ साइन नहीं जोड़ेंगे, कैसे पता चलेगा दूसरा अलग डायरेक्शन में जा रहा है, साइन ही तो दिखाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, रिटर्न्स विद द सेम स्पीड, तो रिटर्न यानी वापस आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन बदल गई है ना, बोलो। वरना क्या होगा, जीरो नहीं आ जाएगा यहाँ पे, खुद ही सोचो, v - v अगर सेम है तो ये तो जीरो आ गया। अगर आप डायरेक्शन वैसे भी मतलब गलत हो जाएगा, लॉजिकली भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप साइन को कंसीडर नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम द बॉडी विल टेक टू स्टॉप। आसान क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगाना है आपको अभी तक जो हम कर रहे हैं, मोमेंटम वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लगाइए जल्दी से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस ध्यान देना है आपको कि रिटार्डिंग फोर्स की बात कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स, हाँ रिटार्डिंग फोर्स को माइनस लिया है ना, नहीं लिया, ये 0 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, है ना, टी तो निकालना ही हमें, ऐसी बनी इक्वेशन। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो कैंसिल करो, 5t = 30, t = 6, ठीक है। बाय द वे संडे को आपका टेस्ट है, फिर इस संडे को, ठीक है, और टेस्ट सभी लोग टेस्ट में अटेम्प्ट करें आके, पिछली बार काफी लोग गायब रहे, सिर्फ 30 लोग आए थे पेपर देने, इस बार देखा जाएगा जितने लोग अगर अभी भी गायब रहते हैं इसका मतलब है कि आप लोग नहीं सीरियस हैं इन सब एग्जाम्स के लिए, ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा बाकी लोगों को, क्लास करके कोई फायदा नहीं होने वाला अगर आप एग्जाम नहीं देने आ रहे हैं तो। A gun weighing 10 kg fires a bullet of 50 gram with a velocity of 500 meter per second. With what velocity does the gun recoil? अब यहाँ एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, रिकॉइल वाला क्वेश्चन एक हमने इससे पहले भी कराया था, याद है पिछले वाले को, उसमें 144 वाला नहीं याद है, 144 न्यूटन वाला, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, करो, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा लॉजिक लगाओ हो जाएगा। ऑप्शन 1, बाकी लोग भी निकालें। देखो मोमेंटम बराबर होगा ना इनिशियल और फाइनल, बोलो, हाँ बस यही लगा देना आपको उठा के, खत्म।
गन है 10 kg की है आपकी, ठीक है, सॉरी ये प्लस करेंगे, ये होगा 0, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 10, और क्या पूछ रहा है, गन की वेलोसिटी पूछ रहा है क्या, हाँ तो v मान लेते हैं, प्लस फाइनल क्या होगा, बुलेट कितना है 50 ग्राम है, तो 50/1000 इंटू कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू 0, तो 10v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तीनों 0 कैंसिल हो गए, माइनस का 25 है ना, तो v इज इक्वल टू माइनस का 2.5, ये आ गया आंसर। अब ऑप्शन में देखिए उन्होंने 2.5 प्लस का भी दे रखा है, रिकॉइल वेलोसिटी हमेशा माइनस में ही रहेगी, ध्यान रखिएगा इसमें गलती ना हो जाए। नेक्स्ट, हाँ अब बुलेट ऑफ मास, अब देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा वेरिएबल्स के टर्म में पूछ लिया आपसे। एक बुलेट है m मास की, मूविंग विद द स्पीड v, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m। बुलेट कितना मास है इसका, m मास है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी से चल रही है, यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास m है। थोड़ी देर के बाद जो सिनेरियो बनता है वो ये है कि ये बुलेट अंदर धस चुकी है जाके इसके, ठीक है, इसका मास अभी भी m ही रहेगा, बुलेट का मास कितना है, स्मॉल m है। अब कह रहे हैं द स्पीड ऑफ दिस एम्बेडेड ब्लॉक विल बी, अब ये पूरे सिस्टम का पूछ रहे हैं ना, पूरे सिस्टम के स्पीड, पूरे सिस्टम को कैसे निकालेंगे, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, दोनों बराबर होंगे, इनिशियल फाइनल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अगर आप निकालेंगे इनिशियल का तो आएगा, कितना आ जाएगा बताइए यहाँ का मोमेंटम, भाई mv हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बोलो इसके तो रेस्ट पे है ना, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है तो इसका 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस पे, इसका कितना होगा बताइए मोमेंटम, दोनों को मास को ऐड कर दीजिए आप, वेलोसिटी इनकी नहीं पता हमको, तो इनकी वेलोसिटी को हम कैपिटल V मान लेते हैं बड़ा सा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल, तो इनिशियल फाइनल बराबर कर दीजिए आप, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, m स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M और ये कैपिटल V, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल V इज इक्वल टू m अपॉन ये V साथ में, कौन सा ऑप्शन है 3, ठीक है, हाँ बोलो समझ में आया सबको ये, सर एक बार फिर बता दीजिए। हाँ देखो यहाँ पे क्या था कि आपसे कह रहा था कि एक बुलेट है वो m मास की है और v वेलोसिटी से इस बॉक्स की तरफ आ रही है, इस बॉक्स की तरफ आ रही है, बॉक्स रुका हुआ है, थोड़ी देर के बाद जब इसमें टकराती है तो इसके अंदर एम्बेड हो जाती है, धस जाती है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे थे कि बताइए जो पूरा सिस्टम है जिसमें आके बुलेट फंस गई है, इस पूरे सिस्टम का स्पीड बताइए क्या होगी, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम भी तो कुछ ना कुछ स्पीड से आगे गया होगा जब बुलेट आके इसमें घुसी होगी, तो इसकी आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, इनिशियली मोमेंटम कितना था और फाइनल जब इसमें जाके टकरा गई उसके बाद मोमेंटम कितना होगा, तो इनिशियली मोमेंटम हमने दोनों का चेक किया, इसका तो 0 होगा क्योंकि ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया, दोनों का इंडिविजुअली ऐड कर दिया हमने, वो इक्वल होगा दोनों के मिलने के बाद के मोमेंटम के, यानी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, ये तो इसमें आके जुड़ चुकी है तो इसका मास दोनों ऐड हो जाएगा, और फिर इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है तो उसको हमने कैपिटल V मान लिया, दोनों मोमेंटम को बराबर कर दिया, जब बराबर कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज बीइंग हिट बाय अ बैट, it starts moving with 10 meter per second in opposite direction, the force on the ball by the bat acts for, अरे बहुत आसान है, तो हमें लग रहा कर चुके हैं हम लोग, चलो अच्छा करो, शायद एक कर चुके हैं इस तरह का, चलो इसका आंसर निकालो, इसको कराने की जरूरत नहीं है। 100 देखिए कितना आ रहा है, सभी बच्चे ट्राई करें, अभी पीछे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ये आपसे तो हो जाना चाहिए ना, वही फॉर्मूला लगाइए मोमेंटम वाला, फोर्स और मोमेंटम वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है 200 जिसका जिसका आ रहा है, ठीक है, ठीक है, चले आगे, हो जाएगा ना, ये क्वेश्चन नहीं करवाने की जरूरत है, बोलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ, बता चुके हैं अभी लास्ट क्लास में बताया था, हाँ मोशन मतलब कितनी क्वांटिटी मोशन की कंटेंट है किसी ऑब्जेक्ट में, वो आपका मोमेंटम मेजर करता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास a एंड वेलोसिटी b इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास c इफ लॉस ऑफ एनी मास एंड फ्रिक्शन इज जीरो देन वेलोसिटी ऑफ, देखो वही क्वेश्चन आ गया है, बस खाली इसमें वैल्यूज बदल दी है। अभी देखा था पीछे m वाला, बुलेट वाला, वुडन बॉक्स वाला। करो जरा, कितना आएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। सेम क्वेश्चन है, अभी पीछे देख चुके हैं हम लोग। जल्दी बताएं सभी लोग, कितना आंसर कौन सा होगा। अब एक चीज देखो, जो आपका मास दे रखा है ए और मास नीचे का सी है, तो यानी डिनोमिनेटर में तो ए प्लस सी ही आना चाहिए ना। बोलो, दोनों का मास ऐड हो जाएगा। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ। तो नीचे डिनोमिनेटर में ए प्लस सी किस में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। अरे बोलिए, ए प्लस, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए आप, सारे ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए कि ये नहीं हो सकते। बी प्लस सी वाले ऑप्शन कैसे हो जाएंगे। कुछ कॉमन सेंस भी कभी कभी हम लोग लगाए तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। देखो ऑप्शन कितने खराब दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ये दोनों के मास ऐड होंगे ना, उन्होंने उठा के वेलोसिटी और मास ऐड कर दिया है ब्लॉक का। चलें आगे, पहला ऑप्शन सही होगा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम पूछ रहा ना, जैसे पहले पीछे पूछा था आपसे, स्पीड ऑफ द सिस्टम जो पूछा था। सिस्टम मतलब जब वो ब्लॉक में जाके घुस जाएगी बुलेट, तो वो पूरा सिस्टम बन जाएगी। नेक्स्ट है मोमेंटम, क्या है, तो आसान क्वेश्चन है। क्या है मोमेंटम? वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात। हाँ, फिर कह रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 जूल, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है पी स्क्वायर से। इस पर भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, आप बहुत तेजी से कर लेंगे अगर आपको ये पता है फॉर्मूला। चलिए इसमें डालिए, फॉर्मूले में निकालिए मोमेंटम। कितना आएगा भाई, 2000 हो गया इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यानी 2 × 10। तो पी स्क्वायर कितना आ गया, 4। हाँ 200। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की यूनिट होती है, याद रखना है। केजी मीटर पर सेकेंड। केजी क्यों, मास की, मीटर पर सेकेंड क्यों, वेलोसिटी की, है ना। मोमेंटम mv होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, a body of mass m collides with a wall with velocity v and rebounds back with same is velocity. What is the change in momentum of body? Change in momentum, change in momentum, बाकी लोग बताएं। 2mv, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An object of mass 2 kg is moving with a velocity of 3 meter per second and collides head on with an object of mass 1 kg moving in the opposite direction with a velocity of 4 meter per second. After collision both objects stick so that they move with a common velocity v equal to, बताओ क्या होगा आंसर। मोमेंटम इनिशियल, पहले इनिशियल मोमेंटम देखिए, इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, ये तो कंफर्म है। दोनों का इनिशियल बताइए पहले। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg मास का, वो 3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी 2 × 3 प्लस दूसरा कितने से मूव कर रहा है, 1 kg का है। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, माइनस लगेगा यहाँ, माइनस 1 kg का इंटू 4। फाइनल क्या हो गया, दोनों आके जुड़ गए, चिपक गए। चिपक गए तो बताओ कितना हो जाएगा मास टोटल, 2 + 1। और इसी की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कितना आसान क्वेश्चन है। कितना आएगा,
भाई दोनों अलग अलग, दोनों का इंडिविजुअल। हाँ ये हाँ, तो v इज इक्वल टू आ गया 2/3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना क्वेश्चन? आसान है क्वेश्चन, वही बुलेट वाले की तरह है। हाँ माइनस क्यों किया? माइनस फिर वही चीज है, कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में कि दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, और टकराने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है आ रहे होंगे, वरना टकराएंगे। वैसे टकरा तो एक भी मतलब सेम डायरेक्शन में भी टकरा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी टकराएंगे। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी, अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला अगर पता है वो वाला बहुत तेज हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये वाला बताया था अभी, p²/2m बता दो इस फॉर्मूले में डाल के, आसान है क्वेश्चन। हाँ 4 टाइम्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले, इनके रिलेशन बहुत काम आते हैं, क्वेश्चन बहुत तेज हो जाता है। नेक्स्ट है द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एम शोन बिलो इज, बताइए, पहचानना है आपको, बेसिक क्वेश्चन है। अरे यार फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है ना, इतना तो कंफर्म होना चाहिए। फ्रिक्शन हमेशा पीछे खींचेगा, इसका मतलब ये वाला फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है तो किधर है, बस यही तो बताना है आपको। टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल सही है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ ए एंड बी आर कंसीडर्ड एज अ सिस्टम देन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज। अब इसको पूरा एक सिस्टम की तरह आप कंसीडर करते हुए कुछ सवालों के जवाब पूछ रहे हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है। अब देखो अगर आप इसको एक सिस्टम की तरह मानते हैं, पहला ऑप्शन है नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, क्या ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स, जब अगर ये एक सिस्टम हो गए तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? नॉर्मल फोर्स के लिए तो दो अलग अलग सिस्टम आपको मानने पड़ेंगे, है ना। तो जब ये एक सिस्टम हो गया तो ये थोड़ी ना मानेंगे कि ए बी पे फोर्स लगा रहा होगा। अब ये ऐसे तो बी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो तो एक सिस्टम के सारे इंटरनल पार्टिकल्स के फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं ना। तो जब एक सिस्टम मान लिया तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू अर्थ, हाँ ये तो लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक पॉइंट पे लग रहा होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ा था हमने, बोलो। तो ये तो लगेगा, ठीक है। फिर कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बी, ये भी लगेगा, ठीक है। फिर कह रहा है नॉर्मल फोर्स ऑन बी फ्रॉम ग्राउंड, हाँ ग्राउंड और बी दो अलग अलग हैं सिस्टम, है ना। ग्राउंड और बी दो अलग अलग सिस्टम है। ये जो बी है या ये पूरे सिस्टम को बोल दीजिए, ये ग्राउंड को दबाएगा, नीचे नहीं दबाएगा, अपने वेट से, बोलो अपने वेट से दबाएगा। तो इसी वेट को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो इसके बिल्कुल वेट के इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये वाला भी आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ। अब इसमें गड़बड़ यही होती है, ऑल लगा देते हैं लोग कि यार यहाँ भी नॉर्मल लग रहा होगा। देखो बोल दिया उसने कि एक सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है, तो फिर वहां नॉर्मल फोर्स नहीं कंसीडर करेंगे हम। अच्छा ये पता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन और न्यूटन का एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग होते हैं? बताओ, क्या इसमें कंफ्यूजन है किसी को? हाँ नॉर्मल रिएक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे हम एग्जांपल से समझाएं, देखो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्री फॉल कर रहा है, कुछ मास होगा उसका। आप खुद बताइए अर्थ इसको कितने से खींच रही होगी अपने साइड पे? इसके वेट से, है ना। अरे इतने ही से तो खींच रही होगी। हाँ, अब अर्थ इस पे जितने का फोर्स लगा रही होगी, नीचे से भी तो उतना ही फोर्स लग रहा होगा ना, बराबर, कितना, mg के बराबर ही। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? बोलिए। अरे एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है? बिल्कुल है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में सब कुछ। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि ये ब्लॉक आके नीचे धड़ाम से अर्थ के ऊपर गिर जाता है। अब तुम खुद बताओ, जब ये अर्थ के ऊपर गिरा तो ये जो एक्शन रिएक्शन है वो लगना बंद हो गया या लगता रहेगा अभी भी? हाँ, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स अपने लगते रहेंगे। मान लो ये mg लग रहा था और तो इधर से इसको बैलेंस करने के लिए mg लग रहा था, ये लगते रहेंगे। लेकिन एक और टाइप का नया फोर्स जनरेट हो जाएगा। अब
कौन सा? कांटेक्ट में आने की वजह से। अब अर्थ के कांटेक्ट में आ गया, ये अर्थ के कांटेक्ट में आ गया तो अर्थ को दबाएगा नहीं दबाएगा कुछ ना कुछ अपने वेट से? बोलो, दबाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो जहां पे ये अर्थ पे गिरा वहां के ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब अगर इनको दबाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी या नहीं? बोलो, ऐसे फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इनकी डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। कम हो गई तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी टेंडेंसी क्या होगी? इनकी टेंडेंसी क्या होगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करें। भाई इनको दबाया गया है ना ऊपर से, तो ये अब वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे। तो वही जो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश में जो फोर्स लगाएंगे वही फोर्स क्या कहलाता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाएगा। जब आप किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, आप जैसे चेयर पे बैठ गए तो आपने चेयर के मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ अमाउंट में दबाया, तो अब चेयर के मॉलिक्यूल्स वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो आपके ऊपर फोर्स लगाएंगे वो क्या कहलाएगा? उस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर जो पहले लग रहा था वो बाद में भी लगेगा जब ये सरफेस पे आके गिर गया, लेकिन एक और नॉर्मल मतलब एक और फोर्स यहां पे जो सरफेस इसके ऊपर लगाने लगेगा, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं, उसका पेयर अलग बनेगा। ये एक अलग पेयर बन गया आपके पास। अब नॉर्मल रिएक्शन और आपके वेट, जितने भी वेट से आप उसको दबा रहे हैं, जरूरी नहीं है पूरे वेट से दबा रहे हो सकता है वेट का कुछ हिस्सा हो जिससे आप दबा रहे हो, तो उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे से जनरेट हो जाएगा। ये अलग पेयर है, एक्शन रिएक्शन अलग पेयर है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन वो रिएक्शन नहीं है न्यूटन का जो एक्शन रिएक्शन वाला पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियस होते हैं, यानी ऐसा नहीं होता है कभी आपने किसी पर एक्शन किया और फिर अब सामने से रिएक्शन आएगा, तो तुमने किसी को झापड़ मारा अब वो सामने से झापड़ मारेगा तब रिएक्शन आएगा। नहीं नहीं, आपने जिस टाइम पे झापड़ मारा उसी टाइम पे रिएक्शन भी हो गया। कैसे भाई? आपके हाथ ने गाल पे उसके थप्पड़ मारा तो उसके गाल पे जब चोट की है तो उसके गाल ने भी उतने ही अमाउंट से उसके हाथ पे भी थप्पड़ मारा है। बात समझ में आई? नहीं, बिल्कुल। आपने जिस टाइम पे किसी को थप्पड़ मारा है तो गाल भी उतनी ही तेजी से थप्पड़ उसको मारता है हाथ पे। क्लियर है? तो वो रिएक्शन उसी टाइम पे हो गया। अब वो दूसरा थप्पड़ मारेगा तो नया एक्शन रिएक्शन जनरेट होगा, वो उस थप्पड़ का रिएक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? एक्शन रिएक्शन एट अ टाइम लगते हैं, मतलब विदाउट एनी डिले। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, काफी भीड़ भाड़ है, आप किसी से टकराए, तो अब बताओ ये आप तुम कहोगे यार तुमने मुझे पहले धक्का मारा, या वो बोलेगा नहीं तुमने मुझे धक्का मारा, तो कैसे डिसाइड होगा किसने किसको धक्का मारा? क्या बोलेंगे आप वहां पे? क्यों? क्योंकि वो धक्का साइमल्टेनियस था ना। जिस टाइम पे आपने उसको धक्का मारा उसी टाइम पे उसकी तरफ से भी आपको धक्का लगा, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। हाँ, एक दूसरे को मारा। तो वो वाला जो रास्ते में चलते हुए हम लोग रैंडमली किसी से टकराते हैं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं एक्शन रिएक्शन क्या है, कि बिल्कुल साइमल्टेनियस हुआ। जैसे ही आपका लगा उसी टाइम पे उसका लगा, ऐसा नहीं हुआ पहले आपका लगा फिर उसका लगा। तो एकदम रैंडम होते हैं, एकदम मतलब एक टाइम पे लगते हैं, बिल्कुल एट अ टाइम लगते हैं। ये बहुत गलत तरीके से लोग इसको पढ़ा देते हैं, ये लोग पढ़ लेते हैं कि एक्शन पहले होगा फिर उसका रिएक्शन होगा। अच्छा खुद सोचो, अगर ऐसे होने लगा तो एक एक्शन हुआ फिर उसका रिएक्शन हुआ, और वो जो रिएक्शन है वो फिर से एक्शन बन गया तो उसका फिर कोई रिएक्शन होगा। ये तो एब्सर्ड है, चलता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? अगर डिले आ जाए तो सोचो अगला वाला जो रिएक्शन वाला था वो भी तो एक्शन बन गया, अब उसके लिए कोई ना कोई अब फिर रिएक्शन होना चाहिए। तो ये एक्शन रिएक्शन की चेन कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए इसको याद रखिए, बिल्कुल साइमल्टेनियस होते हैं, एक टाइम पे लग रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, एक्टिंग ऑन द फ्लोर। अरे भाई नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होगा वो उन दोनों के वेट के बराबर ही तो होगा। इसके ऊपर पहले नीचे जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए आपको रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं, कितना होगा? नीचे कितना लग रहा होगा? m1 प्लस m2 g, है ना? इतना लगेगा। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10, और g को 10 कह रहा है मान लो, तो आ गया 300 न्यूटन। ठीक है, समझ गए? आसान है। इतना ही तो नीचे से रिएक्शन लग रहा होगा जितना आप वेट से नीचे दबा रहे हैं उसको। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट मस्ट है, क्योंकि वो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, उसको कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में ही गिनते हैं हम लोग। जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। वो तो अर्थ भी तो सन पे लगा रही है, नहीं लगा रही है, हम पे लगा रही है,
हम तो चलो अर्थ के कांटेक्ट में हैं, लेकिन अर्थ और मून, ठीक है, अर्थ और सन, इनमें तो कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे वो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन वाला, वो तो लग रहा है वहां पे। नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा वहां पे। नॉर्मल रिएक्शन के लिए टच करना जरूरी है, उसके मॉलिक्यूल्स को दबना जरूरी है, तब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए जो फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स नॉर्मल लगता है सरफेस के, इसलिए भी उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे वो इंक्लाइन प्लेन वाला तुमने देखा है, इंक्लाइन प्लेन पे देखिए, इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, यहां पे इसका वेट तो यहां कहीं काम कर रहा होगा, बोलो नीचे mg, लेकिन क्या ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है? नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इसको इधर दबा रहा होगा ना, परपेंडिकुलरली सरफेस के। तो इंक्लाइन प्लेन पे आप बहुत आसानी समझ सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन अलग है और उसका वेट जो नीचे की तरफ काम कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। चलिए क्वेश्चन देखिए पहले। कह रहा है एक लिफ्ट है जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, एक आदमी है जो उसके अंदर कॉइन को छोड़ता है। कह रहा है द कॉइन एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन, बता चुके हैं आपको कि वो कॉइन जब आपने छोड़ दिया तो फ्री फॉल करेगा, फ्री फॉल करेगा तो उस टाइम पे उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सिर्फ और सिर्फ जी होगा ना खाली। भाई फ्री फॉल में वो और कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं करता है, फ्री फॉल में सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर फेंका कॉइन, नीचे फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंसेस हुक्ड as shown in figure. If we pull them in opposite directions, the reading shown by A is 1.5 Newton. The reading of B, बहुत आसान क्वेश्चन है, B की रेटिंग कितनी होगी? ये बताया था पीछे 100 वाला क्वेश्चन पे लौटो, 100 न्यूटन वाला। बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, बिल्कुल जितना उधर का होगा। हाँ ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्या क्या पूछ रहे हो? क्या होगा? कांस्टेंट? क्लास क्या सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? क्लास का टाइम ओवर हो गया। चलो तो ये क्वेश्चन तो कर लेते हैं कम से कम। हाँ, एक्शन रिएक्शन अभी हमने पीछे देखा था, एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडीज होना चाहिए, ठीक है, दो बॉडीज का होना बहुत जरूरी है। सिंगल बॉडी पे नहीं लगेंगे दोनों फोर्सेस, ठीक है, दो बॉडीज होनी चाहिए और उन दोनों बॉडीज पे आपके लगेंगे, तो एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी के हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।